फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम सी और सी प्लस प्लस दोनों का सीखेंगे क्योंकि ये दोनों में सेम होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है और उसके बाद उसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन लिखने के लिए एक प्रकार से उसका एक लॉजिक तैयार किया जाता है, यानी एक फिगर एक स्टेटमेंट एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, यानी कि उसी प्रकार से सी प्रोग्राम में लिखने के लिए किसी भी हम प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसको हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी या सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो फर्स्ट जो होता है हमारा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सी और सी प्लस प्लस में, फर्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ये जो फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को लिखते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वो पार्ट होता है जो यूजर यूज करता है कमेंट देने के लिए, यानी कि वो क्या लिख रहा है, यानी कि वो क्या क्वेश्चन लिख रहा है। मान लीजिए उसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करना है, तो वहां पे वो लिखेगा प्रिंट दी हेलो वर्ल्ड। ये एक क्वेश्चन बना के वो क्या कर देगा, खुद को समझने के लिए वो लिख देता है। बट ये जो कोड लिखता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिखता है वो कमेंट के रूप में, वो कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। कंपाइलर उसे नहीं पढ़ता है। ये सिर्फ जो यूजर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो खुद को समझने के लिए ही वहां पे क्या करते हैं, कमेंट के रूप में उसे डिक्लेयर कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में टू टाइप्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट करते हैं फॉर सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन में कमेंट देना है तो वहां पे आप डबल स्लैश, उसके बाद जो भी आपको लिखना है उसको आप लिख देंगे, तो वो क्या किया जाएगा, कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा और वो एक कमेंट के रूप में दे दिया जाएगा। और जो सेकेंड होता है फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बैक स्लैश यूज करते हैं और एक क्या करते हैं, स्टार का यूज करते हैं। जो स्ट्रिक होता है उसको लिखने के बाद क्या करते हैं, जो भी हमें उसके अंदर कमेंट के रूप में लिखना है, यानी कि जो भी हमें बताना है समझने के लिए, जो यूजर लिखना चाहता है क्वेश्चन, उसके अंदर क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे राइट करेगा। उसके बाद उसे क्या करना होता है, जो मल्टीपल लाइन कमेंट होती है उसको क्लोज करना होता है। इसमें क्या करते हैं, स्टार लिखते हैं और फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश को फिर से क्लोज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी इसके अंदर लिखा गया है इस बॉडी पार्ट के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या कर दिया जाएगा, कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। और जो यूजर या प्रोग्रामर होता है वो उसे क्या कर सकता है, रीड कर सकता है अपने समझने के लिए। यूजर या प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्राम में क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट का यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उसकी इच्छा, अगर वो यूज करना चाहता है अपने समझने के लिए, कुछ वहां पे कमेंट से डालना चाहता है तो वो डाल सकता है, नहीं तो नहीं डाल सकता। सेकेंड जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट क्या होता है, ये कंपलसरी होता है किसी भी प्रोग्राम में, यानी कि अगर वो चाहे सी या सी प्लस प्लस का किसी का भी कोड लिख रहा हो, प्रोग्राम लिख रहा हो, उसमें क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो पार्ट होता है वो कंपलसरी होता है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट होता है वो लिंक पार्ट होता है, जो हमारा लिंक पार्ट होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो डिफिनीशन पार्ट होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट में फर्स्ट लिंक पार्ट होता है और सेकेंड डिफिनीशन पार्ट होता है। और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट जस्ट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के नीचे लिखा जाता है। इसमें लिंक पार्ट क्या करता है, इसमें हैश इंक्लूड studio.h एक क्या लिखी जाती है, हेडर फाइल डिक्लेयर की जाती है। यानी कि अगर आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पे studio.h ये हेडर फाइल लिखी जाएगी। अगर आप C++ का कोड लिख रहे हैं तो वहाँ पे iostream.h ये हेडर फाइल डिक्लेयर की जाएगी, जिसमें से ये हैश क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर होता है, और इंक्लूड क्या होता है, ये कमांड होती है। हैज इंक्लूडेड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड होती है, और स्टूडियो क्या होता है, ये हेडर फाइल होती है। और जो .h होता है हमारा, ये फाइल का एक्सटेंशन होता है किसी भी प्रोग्राम की। और ये हैश इंक्लूड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जो studio.h हेडर फाइल होती है, इसको लिंक करने का काम हमारा हैश इंक्लूड करता है। ये लिंक करने का काम करता है। अगर हम सिर्फ studio.h ही लिखते हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा प्रोग्राम में, जब तक इसे लिंक ना किया जाए। हैश इंक्लूड से जब तक इसे लिंक ना किया जाए तब तक इसका कोई भी काम नहीं होता है, ये ना के बराबर होता है। और जो studio.h इसलिए लिखा जाता है किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में, इसलिए डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं
कुछ यूजर डिफाइन होती है और कुछ प्री डिफाइन होती हैं जो कंपाइलर के अंदर पहले से ही प्री डिफाइन होती हैं, जिसमें क्या होते हैं उसके लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो लिखे गए होते हैं, वो पहले से ही कंपाइलर द्वारा लिखे गए होते हैं उसमें लाइब्रेरी फंक्शंस, जिसका यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, studio.h हेडर फाइल जैसे इसमें दो फंक्शंस होते हैं, एक printf होता है और सेकंड होता है scanf। ये दो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो studio.h हेडर फाइल के अंदर लिखे गए हैं। इसका यूज करने के लिए यानी कि printf, अगर कुछ भी हमें प्रिंट करवाना है आउटपुट में तो हम printf का यूज करते हैं, अगर यूजर रन टाइम में कोई भी वैल्यू इनपुट लेना चाहता है तो वहाँ पे scanf फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसलिए क्या करना होता है, हमें studio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। और सेकंड जो होता है वो डिफिनीशन पार्ट होता है इसमें का। डिफिनीशन पार्ट ये जो होता है इसमें क्या होता है हमारा, डिफिनीशन पार्ट यूजिंग इन माइक्रो प्रोग्राम। जो डिफिनीशन पार्ट होता है ये माइक्रो प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज ऐसी डिफाइन कर देना चाहते हो जिसे चेंज ना किया जा सके, यानी कि हैश डिफाइन लिख करके, हैश इसमें भी एक कमांड होती है और डिफाइन कर दिया जाता है उसमें। मान लीजिए आपने इसमें हैश डिफाइन लिख करके उसके बाद a = 10 लिख दिया, तो a की वैल्यू जो 10 है ये क्या कर दी गई है, डिफाइन कर दी गई, यानी एक इसका माइक्रो प्रोग्राम बना दिया गया है कि इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती है। यानी कि सेकंड बार अगर आप a को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 20 करना चाहेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो डिफाइन कर दी जा चुकी है 10 यहाँ पे हैश डिफाइन यानी कि मैक्रो प्रोग्राम में। उसके बाद ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट होता है ये जस्ट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के नीचे लिखा जाता है। उसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। ये भी कंपलसरी होता है, अगर लिखना चाहते हैं या फिर ऑप्शनल मान सकते हैं, दोनों में से आप जैसे जिसकी आवश्यकता होती है वैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है। मान लीजिए आप ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में ऐसी चीजें हम डिफाइन करते हैं जो बॉडी पार्ट के बाहर भी यूज कर सके, यानी कि उसका जो स्कोप हो वो पूरे प्रोग्राम में हो, यानी कि एक मेन फंक्शन के अंदर एक बॉडी पार्ट में ही ना रह करके उसका जो स्कोप हो वो पूरे प्रोग्राम में हो, जिसमें हम क्या आता है, जिसमें से एक वेरिएबल होता है। अगर आप किसी भी कोई भी ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज करना चाहते हैं तो आप वहां पे क्या कर देंगे, उसे ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में डिक्लेयर कर देंगे, जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट के जस्ट नीचे डिक्लेयर किया जाएगा। सेकंड, अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी यूज करना चाहते हैं तो वहां पे आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हो गया और क्लास हो गया। ग्लोबल पार्ट के बाद हमारा आता है फोर्थ जो होता है वो मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन सेक्शन जो होता है यहाँ से हमारे प्रोग्राम का क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो किसी भी प्रोग्राम में चाहे वो सी का हो या C++ का हो, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना यानी कि लिखना ये कंपलसरी होता है किसी भी प्रोग्राम में। अगर आप मेन फंक्शन को नहीं लिखेंगे तो उस प्रोग्राम को लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि उसका जब एग्जीक्यूशन ही नहीं स्टार्ट होगा तो उसमें आपको कुछ रिटर्न मिलेगा ही नहीं। ये पार्ट जो मेन फंक्शन का पार्ट होता है ये जस्ट ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट के जस्ट नीचे लिखा जाता है। मेन फंक्शन की बॉडी होती है जिसे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, जिसमें से फर्स्ट ये ओपन होता है और ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस होता है। फर्स्ट ओपन के अब ओपन और क्लोज ये दो कर्ली ब्रेसेस होते हैं इसमें, और इसी बॉडी के अंदर ये मेन फंक्शंस की बॉडी होती है और इसी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में डिक्लेरेशन पार्ट यानी जो भी चीजें हमें मेन फंक्शन में बतानी होती है, जो भी चीजें डिक्लेयर करनी होती है, जो यूजर अपने समझने के लिए यानी वो क्या बताना चाहता है, उसे क्या चाहिए, वो सारी चीजें डिक्लेरेशन पार्ट में वो क्या करता है, लिख देता है। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो होता है उसके जस्ट नीचे लिखता है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट क्या होता है, जो कंपाइलर द्वारा रन टाइम में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, यानी कि एग्जीक्यूट होता है, वो प्रोसेस करने के लिए वहां पे उसके बाद एग्जीक्यूटेबल पार्ट को लिखा जाता है। तो ये मेन फंक्शन होता है जिसकी बॉडी होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको लिखा जाता है। उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है फिफ्थ, वो होता है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन ये कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, यूजर चाहे इसको यूज करे या डिक्लेयर करे या ना करे, ये कंपलसरी नहीं होता है।
इसलिए इसमें फंक्शन 1, फंक्शन 2 यानी अपने फंक्शन को अगर वो कॉल करना चाहता है कितनी भी बार, n बार यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक वो कॉल करना चाहता है तब तक वो यहाँ पे क्या कर सकता है, सब प्रोग्राम में वो क्या कर देता है, डिक्लेयर कर देता है उसे। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। बट ये जो फोर्थ होता है ये मेन फंक्शन होता है, जो कि ये क्या होता है, कंपलसरी होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो इसमें से हमने ये सीखा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में, यानी कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। इसमें फर्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और सेकंड होता है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट, जो कंपलसरी होता है। और थर्ड होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट, ये भी अगर यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करना है तो करे, नहीं तो ना करे, ये भी ऑप्शनल होता है। फोर्थ जो होता है हमारा मेन फंक्शन, ये कंपलसरी होता है क्योंकि हमारे किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। और फिफ्थ जो होता है हमारा सब प्रोग्राम होता है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता है, यूजर चाहे इसको यूज करे या मत करे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो हमारा कोड होता है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो वो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अगर यहाँ पे कोई भी कमेंट देना चाहता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट दी हेलो वर्ल्ड, ये मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया। इसे खुद यूजर जो होगा या प्रोग्रामर जो होगा वो खुद को समझने के लिए इसने कमेंट डाल दिया, ये कंपाइलर द्वारा नहीं रीड किया जाएगा। उसके बाद हैज इंक्लूड stdio.h, ये क्या थी, हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थी, यानी कि ये हमारा प्री प्रोसेसर यानी कि ये लिंक पार्ट था हमारा। और ये क्या कर रहा था, लिंक करने का stdio.h हमारी हेडर फाइल थी, जिसके अंदर क्या थे, हमारे printf एंड scanf फंक्शंस क्या है, इन्वॉल्व है पहले से। इसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में ये लिखना कंपलसरी होता है। सबसे पहले हम इसकी हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में कि हम किस लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं। हम सी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे। अगर C++ का बना रहे हैं तो iostream.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, यानी कि अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर किया। उसके बाद रिटर्न टाइप मेन फंक्शन, यानी कि आपको रिटर्न टाइप क्या चाहिए। रिटर्न टाइप यहाँ पे दो होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा इंट होता है और सेकंड क्या होता है, वाइड होता है। जो इंट होता है ये किसी भी नंबर को रिटर्न करने का काम हमारा इंट करता है, यानी कि ये नंबर को रिटर्न करता है। और जो वाइड होता है ये नल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि 0। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं रिटर्न करता। यदि आप अपने प्रोग्राम में ये चाहते हो कि कुछ ना कुछ वो रिटर्न करे तो आप इंट टाइप का क्या करोगे, रिटर्न टाइप बना दोगे, नहीं तो क्या वाइड को बना देंगे हम, जो कि नल वैल्यू को रिटर्न करेगा। और ये हमारा मेन फंक्शंस होता है। मेन फंक्शंस से क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले इसको रिटर्न टाइप देना कंपलसरी होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो मेन फंक्शंस होता है इसकी बॉडी होती है। इसी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, लोकल डिक्लेरेशन करते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं। लोकल डिक्लेरेशन मीन्स ऐसी सारी चीजें लिखी जाए जो सिर्फ मेन फंक्शंस के अंदर ही काम करे, यानी कि तो ये जो हमारा लोकल डिक्लेरेशन था, यहाँ पे हम जो भी चीजें लिखते हैं ये क्या होता है, सिर्फ इसी बॉडी के अंदर ही वो रीड किया जा सकता है। अगर इसके बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो उसे, यानी कि जो भी चीजें यहाँ पे आपने डिक्लेयर की है उसे आपको क्या करना होगा, ग्लोबल डिक्लेयर करना होगा, यानी जस्ट इसे हेडर फाइल के जस्ट नीचे आपको उसे डिक्लेयर करना होगा। तो ये हमारा लोकल डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद स्टेटमेंट क्या आप प्रिंट करवाना चाहते हो, यानी कि आपको क्या चीज चाहिए, वहां पे क्या आउटपुट में आपको मिलना चाहिए, यहाँ पे वो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को डिफाइन करोगे। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी। हैज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल को सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं, और जो हैज इंक्लूड होता है ये stdio.h हेडर फाइल को लिंक करने का काम करता है। इसीलिए हैज इंक्लूड को क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड बोलते हैं। और जो रिटर्न टाइप होता है हमारा, आप इंट ले सकते हैं, वाइड कोई भी ले सकते हैं। इंट वैल्यू रिटर्न करता है और जो वाइड होता है ये नल वैल्यू रिटर्न करता है। और जो हमारा मेन फंक्शन होता है, यहाँ से किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं। अगर लोकल यानी कि उसका स्कोप यहीं तक होना चाहिए तो यहाँ पे हम लोकल डिक्लेरेशन कर देते हैं।
और स्टेटमेंट हम डाल देते हैं, आपको क्या प्रिंट करवाना है, आपकी क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या आउटपुट प्रिंट में मिलना चाहिए, वो यहाँ पे हम सारी चीजें डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद अपनी बॉडी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कर्ली ब्रेसेस जो होती है इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसको हम अब प्रोग्राम करके देखेंगे, इसको हम प्रोग्राम करके देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आज का ये हमारा टॉपिक यहीं तक था कि स्ट्रक्चर ऑफ सी या सी प्लस प्लस, यानी सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। आशा करते हैं दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।